माँ बेटी पर दया आ जाती है। छोड़ दो इन्हें। सेठ जी, आपके चोरी किए गए मिठाइयों के पैसे मैं दे देता हूँ। वो आदमी ज्योति के पसंद की मिठाइयाँ भी उसे दिलाता है। कितने पैसे हुए? ये लो अपने पैसे। तुम दोनों मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। लेकिन साहब, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपना इलाज करवा सके। उसकी चिंता तुम मत करो। वो आदमी ज्योति और ममता को अपनी गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है और दोनों का इलाज करवाता है। चलो, अब तुम दोनों को तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। साहब, हम बहुत गरीब हैं। हमारा घर बहुत छोटा और टूटा फूटा से है। आप वहाँ जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। छोटा और बड़ा कुछ भी नहीं होता, हम सब एक हैं। कोई अमीर और गरीब नहीं होता। मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, जो किया है सब भगवान ने किया है। वो आदमी ज्योति और ममता को अपनी गाड़ी में बिठाकर उनको घर ले जाने लगता है। रास्ते में, अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों चोरी क्यों कर रहे थे? तभी ज्योति बोल पड़ती है, साहब दोनों नहीं, चोरी तो सिर्फ मैं कर रही थी। माँ तो उस दुकान में काम मांगने गई थी और मुझे बहुत भूख लगी थी। और ज्योति उस आदमी को सारी बात बता देती है। अच्छा तो ये बात है, तुम दोनों घर में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ममता और ज्योति अपने घर के अंदर आ जाते हैं। ज्योति मिठाइयाँ खाने लगती है। तुम भी खाओ ना माँ, बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। इससे पहले मैंने ऐसी मिठाई कभी नहीं खाई। तभी वो आदमी वापस उनके घर आता है। उसके दोनों हाथ में 2 बैग थे। वो दोनों बैग ममता को देता है। मेरा नाम रोशन है। मेरा राखी बनाने का कारोबार है। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। तुम दोनों माँ बेटी घर पर राखी बनाने का काम शुरू करो। जैसे जैसे राखियाँ बिकेंगी तुम्हें पैसे मिलते जाएंगे। उन पैसों से तुम अपना खर्च चलाना, और जब तक तुम्हें पैसे नहीं मिलते तब तक के लिए मैं ये कुछ खाने का सामान लाया हूँ। भरपेट खाना खाओ और काम में जुट जाओ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। भगवान नहीं भाई, रोशन भाई कहो। अब तुम दोनों राखियाँ बनाओ, मैं परसों राखियों की डिलीवरी लेने आऊंगा। ठीक है रोशन भाई। माँ, ये साहब कितने अच्छे हैं ना, इन्होंने हमारी बहुत मदद की। हाँ ज्योति बेटी, चल अब तब राखियाँ बनाने का काम शुरू कर दे। मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ, खाना खाकर मैं भी तेरे साथ राखियाँ बनाने लग जाऊंगी। ठीक है माँ। रात को भरपेट खाना खाकर दोनों माँ बेटी राखियाँ बनाने लग जाती हैं। ज्योति अपने नन्हे नन्हे हाथों से बड़ी मेहनत कर रही थी और राखियाँ बना रही थी। ज्योति के हाथों में जैसे कोई जादू था। उसने अपने मन की सारी खूबसूरती उन राखियों में भर दी थी। अरे ज्योति बेटी, तूने तो बहुत सुंदर राखियाँ बनाई हैं। ये राखियाँ तो खूब बिकेंगी। हाँ माँ, ये देखो मैंने स्टोन वाली राखी, कुंदन की राखी और जरी वाली राखियाँ भी बनाई हैं। देखो कितनी सुंदर लग रही हैं मेरी राखियाँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेटी के हाथों में इतना हुनर है। 2 दिन बाद रोशन राखियों की डिलीवरी लेने ममता के घर आता है। वो ममता और ज्योति की बनाई हुई राखियाँ ले लेता है और उन्हें नई राखियाँ बनाने के लिए और सामान देता है। कुछ दिन बाद रोशन ममता के घर आता है। अरे ममता बहन, तुम दोनों ने जो राखियाँ बनाई हैं, उन राखियों की डिमांड बाजार में बहुत बढ़ गई है। वैसी ही राखियाँ और बना दो। तुम्हारी राखियाँ अब शहर के बड़े बड़े मॉल में बिकेंगी। लोग उन राखियों को महंगे दामों में खरीद रहे हैं। जी रोशन भाई, हम दोनों वैसी ही राखियाँ और बना देंगे। कुछ दिन बाद रोशन फिर ममता के घर आता है। ममता और ज्योति की बनाई हुई राखियाँ शहर के बड़े बड़े मॉल्स में बिक रही थी और ग्राहक उन्हें अलग अलग वेबसाइट पर ऑनलाइन भी खूब ऑर्डर कर रहे थे। ममता और ज्योति की मेहनत रंग लाई और उन्हें उनकी बनाई हुई राखियों के काफी अच्छे पैसे भी मिल गए। राखी से ठीक 1 दिन पहले ममता रोशन को फोन करती है। रोशन भाई, कल रक्षाबंधन का त्योहार है। मेरा कोई भाई नहीं है। आपने एक सगे भाई की तरह मेरी बहुत मदद की है। मैं अपने हाथों से बनाई राखी आपकी कलाई पर बांधना चाहती हूँ। कल आप मेरे घर आएंगे ना? जरूर आऊंगा ममता बहन। ममता ने रोशन के लिए बहुत सुंदर राखी बनाई थी। रक्षाबंधन के दिन रोशन ममता के घर आता है और ममता उसकी कलाई पर राखी बांधती है। आज से तुम्हारी रक्षा की सारी जिम्मेदारी मेरी है और अब ज्योति की भी पूरी जिम्मेदारी उसके रोशन मामा की है। तुम्हारी राखी का गिफ्ट तुम्हें जल्दी ही दूंगा। रक्षाबंधन का त्योहार खत्म होने के बाद रोशन ममता को सिलाई सीखने के लिए सिलाई सेंटर में एडमिशन करा देता है और ज्योति का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करा देता है। ज्योति अब स्कूल में पढ़ने जाने लगी थी। रोशन भाई, सिलाई तो सीख लिया, लेकिन अब सिलाई मशीन कहाँ से लाऊं? उसके बिना तो सिलाई का कोई काम नहीं कर पाऊंगी। उसकी चिंता मत करो ममता। दूसरे दिन रोशन एक सिलाई मशीन लेकर ममता के घर आता है और ममता को वो मशीन देता है। ये लो ममता बहन, तुम्हारी राखी का गिफ्ट। रोशन भाई, आपने तो पहले ही बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। तो तुम भी मुझे एक गिफ्ट दे दो। इस सिलाई मशीन पर मेरे लिए एक अच्छी सी शर्ट सिलकर।
ममता रोशन के लिए एक अच्छी सी शर्ट सिलती है तो रोशन ममता के लिए एक छोटा सा बुटीक खुलवा देता है और ममता अब लोगों के कपड़े सिलने का काम करके अपना और ज्योति का गुजारा अच्छे से चलाने लगी थी। लेकिन हर साल रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आते ही वो दोनों माँ बेटी फिर से राखियां बनाने लग जाती और रोशन उनकी बनाई हुई राखियों को महंगे दामों में बेचा करता। यमराज जी बने भाई। मुसीबतों और काशी का जैसे चोली दामन का साथ था। अपने जन्म के साथ ही काशी ने सबसे पहले अपनी मां को खो दिया। फिर पिता का साथ भी कुछ ही सालों में छूट गया। उसके चाचा चाची ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन फिर एक दिन एक सड़क हादसे में काशी ने अपनी आंखों की रोशनी को खो दिया। जीवन से निराश काशी के जीवन में अब कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी। काशी, चल बेटा, लड़के वाले कब से इंतजार कर रहे हैं। नहीं चाची, मुझे नहीं जाना और ना ही किसी से शादी करनी है। ऐसा क्यों बोल रही है तू? बड़ी किस्मत से ऐसा रिश्ता मिला है। तुझे पता है लड़का महीने के पूरे 10,000 कमाता है। लेकिन चाची, ये जानकर कि मैं देख नहीं सकती, वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगा, मुझे पता है। नहीं काशी, तेरे चाचा ने तेरे बारे में उन्हें सब कुछ पहले ही बता दिया था। तो अगर कोई परेशानी होती तो वो बात आगे ही क्यों बढ़ाते। तू ये सब मत सोच और चल मेरे साथ। काशी ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और फिर लड़के वालों के सामने गई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की कमी साफ दिख रही थी, लेकिन फिर भी सूरज की नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। सूरज वही लड़का था जिससे काशी के रिश्ते की बात चल रही थी। बहन जी, काशी हमें पसंद है, तो अब जल्दी ही पंडित जी से मिलकर शुभ मुहूर्त निकलवाना होगा। माँ रुकिए, सब कुछ तय हो उससे पहले मैं काशी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। सूरज की बात सुनकर काशी और भी घबरा गई, लेकिन फिर जो हुआ उसने काशी की जिंदगी ही बदल दी। देखो काशी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। मेरी मर्जी से तो आज तक कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे कैसे पसंद कर सकते हैं। मैं देख नहीं सकती, ये बात आप जानते तो हैं ना? हाँ, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में, मेरा यकीन करो काशी, मैं तुम्हारी जिंदगी में रोशनी बनकर आना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हारी मर्जी सबसे जरूरी है। सूरज की बातों ने काशी का भी दिल जीत लिया और यहां से सब कुछ बदल गया। सूरज वाकई एक बहुत अच्छा लड़का था। शादी के बाद उसने काशी को कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी और काशी ने भी अपनी आंखों की रोशनी ना होने के बावजूद अपनी गृहस्थी बहुत अच्छे से संभाल ली। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन। क्या बात है काशी, कुछ उदास लग रही हो? कुछ चाहिए तो बताओ मुझे। नहीं जी, मैं ठीक हूं, और वैसे भी जो मुझे चाहिए वो आप मुझे नहीं दे सकते। अरे ऐसे कैसे? तुम बोलकर तो देखो। कल रक्षाबंधन है और मेरा कोई भाई नहीं, बस यही सोचकर मन उदास हो रहा है मेरा। तो ये बात है। अब तुम चिंता मत करो काशी, भगवान ने चाहा तो तुम्हारी ये इच्छा भी जरूर पूरी होगी। इतना कहकर सूरज ने काशी को गले से लगा लिया। सूरज इसी तरह हर बार काशी का दिल रख लिया करता था, लेकिन काशी की किस्मत एक बार फिर करवट बदलने वाली थी। काशी, जल्दी करो, राधा इंतजार कर रही होगी। तुम्हें पता है ना, वो जब तक मुझे राखी नहीं बांध लेगी कुछ भी नहीं खाएगी। जी बस हो गया, ये लीजिए, ये मिठाई और ये राधा दीदी के लिए नई साड़ी। चलिए अब चलते हैं। सूरज काशी को लेकर अपनी इकलौती बहन राधा के घर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके सीने में बहुत तेज दर्द उठा और वो बुरी तरह चीखने लगा। अरे क्या हुआ? क्या हुआ आपको? कुछ तो बताइए। सूरज को दिल का दौरा पड़ा था। वो कुछ भी बोल पाने की हालत में नहीं था। कुछ ही मिनटों के अंदर वो दर्द से कराहता बेसुध हो गया और काशी बहुत ज्यादा परेशान। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? लगता है ये बेहोश हो गए हैं। पता नहीं क्या हुआ इन्हें, पर मुझे कुछ तो करना ही होगा। काशी मदद मांगने के लिए घर से बाहर की तरफ भागी, लेकिन वहां पहले से ही कोई खड़ा था जिसे काशी नहीं देख सकी और उससे टकराकर जमीन पर गिर पड़ी।
कौन है? अब आप जो भी हैं, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। देखिए ना, मेरे पति को ना जाने क्या हो गया है, वो उठ नहीं रहे। इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा, अभी लेकर जाना होगा। नहीं, इसे कहीं ले जाने से कुछ नहीं होगा। इसका समय पूरा हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें मदद नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन खबरदार जो मेरे पति के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोला तो मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता। मैं उन्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। अगर साक्षात यमराज जी भी आ गए ना यहाँ, तो उन्हें भी यहां से उल्टे पांव भी वापस जाना होगा, समझे? काशी नहीं जानती थी कि अनजाने में उसने जिन यमराज जी का नाम ले लिया था, असल में वही उसके सामने खड़े थे। सूरज का समय वाकई पूरा हो चुका था। ये उसके अंतिम क्षण थे और यमराज उसी के प्राण लेने वहां पर आए थे। लेकिन काशी का आत्मविश्वास और सूरज के प्रति उसका प्रेम देखकर वो सोच में पड़ गए। तो तुम्हें लगता है कि तुम यमराज जी से भी लड़ सकती हो? एक बार फिर सोच लो, तुम हो क्या उनके सामने? तुम्हारा पति यहाँ जमीन पर पड़ा है और इसका दिल धड़कना बंद कर चुका है। अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो। नियति को बदलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। यमराज जी आएंगे तो उन्हें पहले मेरे प्राण लेने होंगे। काशी नहीं जानती थी कि उसके सामने कौन खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में भरे आत्मविश्वास ने यमराज जी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ये स्त्री तो बड़ी जटिल है। यदि मैंने इसके पति के प्राण हर लिए तो ये स्वयं अपने प्राण त्याग देगी, किंतु इसका जीवन तो अभी शेष है। यमराज जी विधि के लेख से बंधे थे। उन्हें सिर्फ सूरज के प्राण लेने थे, काशी के नहीं। लेकिन काशी भी जिद पर अड़ी थी कि अगर सूरज को कुछ हो गया तो वो भी जिंदा नहीं रहेगी। तो काफी देर सोचने और समझने के बाद यमराज जी ने सूरज को थोड़ी सी मोहलत देने का फैसला किया। अगर तुम्हारा इरादा इतना ही पक्का है तो फिर ठीक है, ले चलते हैं तुम्हारे पति को अस्पताल। देखते हैं कब तक बचा सकोगी तुम इसे। यमराज जी ने एक साधारण मनुष्य का रूप लेकर काशी की मदद करने का फैसला किया और सूरज को अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में सही वक्त पर इलाज मिलने से उस वक्त तो सूरज की जान बच गई, लेकिन सूरज की हालत अब भी नाजुक ही बनी हुई थी। देखिए, इस तरह अचानक हार्ट अटैक पड़ना बहुत चौंकाने वाला है। फिलहाल तो ये ठीक है, पर खतरा अभी टला नहीं। दिल का दौरा तो बस एक बहाना था। असल में वो यमराज ही थे जो खतरे के रूप में सूरज के आसपास ही थे। उन्हें हर हाल में सूरज के प्राण लेने थे और विधि का लिखा पूरा करना था, लेकिन ऐसा कर पाना उनके लिए आसान नहीं था। इससे पहले कि काशी यहाँ आ जाए, मुझे अपना कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए। यमराज जी ने मौका पाकर जैसे ही सूरज के प्राण हरने की कोशिश की तो फौरन ही वहां काशी आ पहुंची। भैया, भैया कहाँ हो आप? हाँ, बोलो, मैं यहीं पर हूँ। आओ भैया, अब यहाँ एक कुर्सी होगी, जरा उस पर बैठो तो। काशी के कहने पर यमराज जी कुर्सी पर बैठ गए। फिर काशी उनके पास आई और बड़े ही आदर के साथ बोली, भैया आप कौन है, कहाँ से आए हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर समझ गई हूं कि आपको मेरे पास भगवान ने ही भेजा है। आज अगर आप मेरी मदद न करते तो मैं अपने पति को हमेशा के लिए खो देती। और सच मानिए, अगर ऐसा हो जाता तो मेरे लिए इस संसार में जीने की कोई वजह ही नहीं रहती। मैं आपका यह एहसान तो कभी नहीं चुका सकती, लेकिन आज रक्षाबंधन के मौके पर आपकी कलाई पर अपने हाथों से ये राखी बांधकर आपकी बहन जरूर बनना चाहती हूँ। अब अगर आपको बुरा न लगे तो। मैं क्या कहूँ इसे, कितनी श्रद्धा और प्रेम से ये राखी लेकर आई है, इसे ना कहूँ भी तो कैसे। और अगर इससे राखी बंधवा लूं तो अपनी ही बहन का सुहाग उससे कैसे छीन पाऊंगा, वो भी ये जानते हुए कि इसके लिए इसके पति के जीवन का क्या महत्व है। क्या हुआ? अब अगर आपको मुझसे राखी नहीं बंधवानी तो कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। काशी बुझे मन से पूजा की थाली वापस ले जाने लगी और ये देखकर यमराज जी खुद को रोक नहीं सके और काशी से बोले,
रुको बहन, कहाँ जा रही हो? ये लो, ये रही मेरी कलाई जो तुम्हारी राखी का इंतजार कर रही है। यमराज जी के ऐसा कहते ही काशी का चेहरा खिल उठा और आखिरकार उसने यमराज जी की कलाई पर राखी बांधी दी। इसके बाद उसने यमराज जी को बड़े ही प्यार से खाना भी खिलाया और फिर, अच्छा बहन, तो अब मुझे चलना होगा। आते रहिएगा भैया, आपकी ये बहन आपका इंतजार करेगी। पूरे संसार में तुम ऐसी अकेली ही होंगी जिसे मेरा इंतजार रहेगा। सदा खुश रहो और सदा सुहागन रहो। काशी को कुछ भी पता नहीं था कि उसके साथ क्या कुछ हो गया और क्या कुछ होने से बच गया। सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद असल में काशी के लिए एक अनमोल उपहार था जो यमराज जी ने उसे उसकी राखी के बदले दे दिया था। हेलो मीना, कैसी है तू? अच्छी हूँ भैया, आप रक्षाबंधन पर घर आ रहे हैं ना? हाँ, उम्मीद तो पूरी है। छुट्टी की अर्जी दे दी है मैंने। अच्छा ये तो बता, क्या गिफ्ट चाहिए तुझे रक्षाबंधन पर? आप बस जल्दी से आ जाओ, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा भैया। जब आप आओगे ना तो हम बहुत मस्ती करेंगे। भाभी और रिंकू ने पूरी तैयारी कर रखी है। जब आप आओगे ना तो कई सरप्राइज मिलने वाले हैं आपको। अरे वाह, बता ना क्या क्या तैयारियां हैं? अच्छा, भाभी से मुझे पिटवाना चाहते हो? खुद आना तभी देखना। अच्छा ठीक है। मीना और पुनीत सिर्फ भाई बहन ही नहीं बल्कि एक दूसरे की जान थे। पुनीत बड़ा भाई था और भारतीय सेना में कैप्टन था, जबकि मीना उसकी छोटी बहन कॉलेज में पढ़ रही थी। पुनीत और मीना के माता पिता का देहांत बहुत पहले ही हो गया था। मीना की उम्र उस वक्त बहुत कम थी। ऐसे में पुनीत ने ही मीना को संभाला और बड़ा भाई होने के साथ साथ उसे माता पिता का भी प्यार दिया। पुनीत की पत्नी रिचा और 2 साल का बेटा रिंकू मीना के साथ अंबाला में रहते थे और पुनीत की पोस्टिंग लद्दाख में थी। पुनीत अपने बहन और परिवार से जितना प्यार करता था उससे कहीं ज्यादा अपनी मातृभूमि से करता था। उसने बचपन में ही तय कर लिया था कि वो बड़ा होकर भारतीय सेना का हिस्सा बनेगा। वो अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी और लगन से करता था। एक दिन पुनीत के सीईओ कर्नल जर्नैल सिंह ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, कैप्टन, दुश्मन के खेमे में कुछ हलचल देखी गई है। फौरन पेट्रोलिंग बढ़ा दो और अपनी टीम को हर कंडीशन के लिए तैयार रहने को कहो। कोई शक? नो सर। और हां, मैं जानता हूं कि तुमने छुट्टी की अर्जी दी हुई है। तुम काफी समय से घर नहीं गए हो। यकीन मानो, मैं तुम्हें भेजना भी चाहता हूं, लेकिन फिलहाल जो माहौल है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए सर। ऐसे वक्त में मैं खुद भी घर नहीं जाना चाहूंगा सर। वेरी गुड कैप्टन, आई एम प्राउड ऑफ यू। पुनीत वहां से वापस अपने कमरे में आ जाता है। वो देश की सुरक्षा के लिए तैयार था और कर्नल के इंस्ट्रक्शंस के बारे में सोचने लगा और अपना टीम प्लान तैयार करने लगा। तभी उसके फोन की घंटी बजी। वो फोन उसके घर से था। घर का नंबर देखते ही पुनीत उदास हो गया। वो सोचने लगा कि अब मीना से क्या कहेगा जो उसके घर आने का कब से इंतजार कर रही थी। पुनीत ने फोन उठाया और कहा, हेलो। गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हो आप? वो मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि रक्षाबंधन पर जब आप आओगे तो मनाली भी चलेंगे। भाभी और मैंने पूरा प्लान बना लिया है। रिंकू के भी स्कूल की छुट्टियां हैं, बहुत मजा आएगा ना? क्या हुआ आपको? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो आप? तू चुप होगी तब तो कुछ बोल पाऊंगा ना। सॉरी भैया, चलो आप बोलो, मैं एकदम चुप रहूंगी, प्रॉमिस। हम मनाली नहीं जा पाएंगे बेटा, और शायद मैं रक्षाबंधन पर घर भी नहीं आ पाऊंगा। घर नहीं आओगे? ऐसे कैसे? आपने वादा किया था ना। पूरा 1.5 साल हो गया है आपको देखे हुए। पिछले साल भी मैं आपको राखी नहीं बांध पाई और आप कह रहे हो कि इस बार भी नहीं आओगे। लेकिन क्यों? बेटा आप समझा कर, बॉर्डर पर हालात ठीक नहीं है। यहां मेरी जरूरत है। और हमें आपकी जरूरत नहीं है क्या? बेचारी भाभी और रिंकू कितनी तैयारियों में लगे हैं। आपके लिए हम तीनों ने कितने सरप्राइज प्लान कर रखे थे। आप ऐसा करो कि ये आर्मी की जॉब छोड़ दो। आप तो इतने टैलेंटेड हो, अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाएगी आपको यहाँ, और आप हम सबके साथ भी रह सकोगे हमेशा। मीना, कैसी बातें कर रही है तू? ऐसे कह रही है जैसे मुझे जानती नहीं। आर्मी ज्वाइन करना बचपन से मेरा सपना था,
देश के लिए लड़ने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, और तू मुझे। मीना नाराज हो जाती है और फोन बीच में ही काट देती है। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। पुनीत वापस फोन लगाता है तो फोन उसकी पत्नी ऋचा उठाती है और पुनीत से कहती है, क्या हुआ, आप इस बार भी घर नहीं आ रहे क्या? हाँ ऋचा, बॉर्डर पर हालात बदल गए हैं, छुट्टी नहीं मिल पाएगी। मीना कहाँ है? रो रही होगी। जी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं समझा लूंगी उसे। लेकिन फिर भी आप कोशिश करके देख लीजिए। रिंकू भी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है और मैं भी। ऋचा, तुम्हें क्या लगता है कि मेरा घर आने का मन नहीं करता? तुम तीनों से मिलने के लिए तड़प रहा हूं मैं, पर क्या करूं, देश पहले है ना। जी समझती हूं मैं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। थैंक यू ऋचा, सब कुछ इतने अच्छे से संभालने के लिए। इसके बाद पुनीत फोन काट देता है। वो भी घर नहीं जा पाने से बहुत उदास था, पर मीना और ऋचा के सामने दिखा नहीं सकता था। अब उसने अपना पूरा ध्यान दुश्मन के खिलाफ अपने टीम प्लान पर लगा दिया। पूरा प्लान तैयार करने के बाद उसने अपनी टीम को सब कुछ समझाया और खुद भी मुस्तैदी के साथ दुश्मन पर नजर रखने लगा। आधी रात का वक्त था। अचानक बॉर्डर के उस पार से कुछ हलचल सुनाई दी। पुनीत की आंखों में नींद नहीं थी। उसने जैसे ही हलचल महसूस की, उसने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। थोड़ी ही देर बाद दुश्मन की तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। पुनीत की टीम पहले से तैयार थी, इसलिए बिना समय गंवाए भारतीय जवानों ने भी गोलीबारी का पूरा जवाब दिया। दुश्मन पर पुनीत की टीम भारी पड़ रही थी, लेकिन अचानक एक जवान रामपाल को कंधे में गोली लग गई। पुनीत उसकी तरफ भागा और उसे कैंप भेजने के बारे में सोचने लगा। वो सोच ही रहा था कि अचानक दुश्मन की तरफ से ठीक उसी जगह पर एक बम फेंका गया। पुनीत ने बम को हवा में ही देख लिया था। उसने रामपाल को दूर धकेल दिया और उस बम के जमीन पर गिरने से पहले ही उसे अपने हाथ से पकड़ लिया, लेकिन वो खुद जमीन पर गिर गया। बम पुनीत के हाथ में ही फट गया। पुनीत का सीधा हाथ बुरी तरह से घायल हो गया। ये देखकर दूसरे जवानों ने तुरंत इस बात की खबर बेस कैंप को दी। कुछ ही देर में कैंप से कुछ जवान वहां पहुंचे। वे पुनीत और रामपाल को भी वहां से कैंप लेकर गए। वहां पुनीत की जांच हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल भेज दिया गया। अस्पताल में पुनीत को ऑपरेट किया गया। उधर पुनीत की टीम ने उसके बनाए हुए प्लान के तहत ही दुश्मन का पूरे जोश के साथ सामना किया और जल्दी ही दुश्मन को घुटने टेकने पड़े। इधर अस्पताल में पुनीत का ऑपरेशन हो चुका था। उसे जैसे ही होश आया तो सामने डॉक्टर और कर्नल जरनैल सिंह खड़े थे। पुनीत को देखकर कर्नल मुस्कुराए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, वेल डन कैप्टन, नाउ होल नेशन इज प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। फिर पुनीत को बम धमाके के बारे में सब कुछ याद आता है। वो अपना सीधा हाथ हिलाने की कोशिश करता है, पर हिला नहीं पाता क्योंकि उसका हाथ था ही नहीं। ये देखकर पुनीत बौखला जाता है और कहता है, सर 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 मेरा हाथ, सर। बी रिलैक्स कैप्टन पुनीत, बम से निकले छर्रे आपके हाथ में बहुत अंदर तक घुस गए थे, इसलिए हमारे पास हाथ काटने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं था। आई एम रियली वेरी सॉरी। पुनीत शॉक में था। ये सब जानकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कर्नल ने उसके आंसू पोंछे और कहा, डोंट लूज होप कैप्टन, तुमने अपना काम बखूबी किया है और तुम्हारे टीम प्लान की वजह से ही हमने दुश्मन को वापस भागने के लिए मजबूर कर दिया। तुमने अपने साथियों को बचाने के लिए उस बम को अपने हाथों में पकड़ा। तुम्हारा यह बलिदान पूरा देश याद रखेगा। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे घर जाने का सारा इंतजाम करवाता हूं। पुनीत बहुत उदास था। वो कर्नल से इस हादसे के बारे में उसके घर पर बताने को मना कर देता है। 2 दिन बाद उसे 2 जवानों के साथ घर भेजा जाता है। घर का दरवाजा मीना खोलती है। पुनीत को देखकर मीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी से चिल्लाती है, भैया इतना बड़ा सरप्राइज! भाभी, रिंकू, जल्दी से यहां आओ, देखो कौन आया है। इतना कहकर मीना पुनीत के गले लग जाती है। तभी उसे पुनीत के कटे हुए हाथ का एहसास होता है। फिर वो पुनीत को ध्यान से देखती है। उसका ध्यान पुनीत के बाकी शरीर पर लगी चोटों पर भी जाता है। वो रोने लगती है। तब तक रिया और रिंकू भी वहां आ जाते हैं। वो भी पुनीत का हाल देखकर बहुत दुखी होते हैं। मीना पुनीत को अपने साथ घर के अंदर लाती है और उसके साथ आए दोनों जवानों को भी अंदर लाकर बैठने को कहती है।
फिर मीना पुनीत के पास बैठकर उसके कटे हुए हाथ को एकटक देखने लगती है। फिर रोते हुए कहती है, कहा था मैंने आपसे, छोड़ दो ये आर्मी की जॉब। मुझे इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं कि मैंने अपने देश के लिए अपना एक हाथ खो दिया। देश के लिए बलिदान का मौका तो किस्मत वालों को मिलता है पगली, और तुझे तो खुश होना चाहिए। अब आ गया हूं मैं तेरे पास हमेशा के लिए। बस एक ही बात का अफसोस है,